वेलकम स्टूडेंट्स ऑन मेट ट्यूटर चैनल। आज हम करने वाले हैं अपनी जो प्रश्नावली चल रही थी डेफिनेट इंटीग्रल्स निश्चित समाकलन, इसके प्रश्न नंबर 19 से शुरुआत करेंगे। इससे पहले 18 जो प्रश्न है उनको अपन ने सोल्व कर लिया था। पहले 2-3 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इसका जो बेसिक है, जो मेन जो गुणधर्म थे उनका एक अलग से वीडियो अपलोड कर दिया था। उसके बाद क्वेश्चंस अपन ने 18 तक कर लिए थे। आज शुरुआत करेंगे प्रश्न नंबर 19 तक। बीच में 3-4 दिन से किसी कारण से वीडियो अपलोड नहीं हो पाए थे। अब अपने जो वीडियो लेक्चर है वो रेगुलर रहने वाले हैं, डेली वीडियो अपलोड रहेंगे। तो देखिए, बात करें प्रश्न नंबर 19 की, तो 19 प्रश्न नंबर ये इस प्रकार से दे रखा है। अब इसको सोल्व करते हैं तो आपको ध्यान है कि इसको अपन क्या मान लिया करते हैं भाई, आई मान लिया करते हैं। और इसको दे लेता हूं मैं समीकरण नंबर 1। अब दो ही तो गुणधर्म अपने विशेष काम आ रहे थे, गुणधर्म नंबर 6 और गुणधर्म नंबर 4। अरे दो ही तो प्रॉपर्टी अपने काम आने वाली थी, चौथी और छठवीं। अब वो कौन सी थी वो आप सभी को ध्यान में है, क्योंकि उसका एक वीडियो अलग से अपन ने अपलोड कर रखा है और बाकी हर एक क्वेश्चंस में वो प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। या तो अप्लाई प्रॉपर्टी 4 होगी या फिर प्रॉपर्टी 6 अप्लाई होती है। तो यहाँ अपन बात करें प्रॉपर्टी 6 की बात करते हो तो -a2 + a होता है। जैसे -π से +π हो सकता था, -5 से +5 हो सकता है, लेकिन यहाँ अप्लाई नहीं होगी। तो गुणधर्म नंबर 4, और गुणधर्म नंबर 4 क्या था वो आपको ध्यान है। आपको गुणधर्म नंबर 4 से लिखना नहीं है कि गुणधर्म नंबर 4 से, आपको पूरा गुणधर्म लिखना, प्रॉपर्टी पूरी लिखनी है कि लिमिट a से b f(x) dx यदि हो, यदि f(x) dx यदि हो तो इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, a से b f(x) की जगह अपन ये लिख सकते हैं भाई a + b - x। ये अपन सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं किसकी जगह, x की जगह, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो देखो मैं करता हूं, तो मैं करूंगा तो i बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो i बराबर देखो लिमिट होगी वो इस x की जगह अपने को क्या रख लेना है, दोनों लिमिट को ऐड करके अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को मैं जोड़ूंगा और -x रख दूंगा। किसकी जगह, x की जगह। तो मैं रख देता हूं इस x की जगह इन दोनों को जोड़ा तो पाई -x रख दिया। सॉरी, ये लीजिए, यहाँ अपने पास क्या है sin³ x की जगह क्या रख दूंगा, वही बात अपनी इन दोनों को जोड़ा तो पाई और -x, ये लीजिए ये अपना dx। तो सोल्व करते हैं और i बराबर क्या हो जाएगा भाई 0 से पाई, ये अपना है पाई -x। और sin पाई -x आपको ध्यान है sin x ही होता है। अरे क्योंकि पाई पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पाई पे क्या रहता है भाई, नो चेंज रहता है। चाहे साइन हो, चाहे कोस हो, चाहे टेन हो, चाहे सेक हो, चाहे कोसेक हो, सभी यहाँ नो चेंज रहते हैं। इस वाली लाइन पर पाई और 2π पर, 3π 4π n π पर क्या रहते हैं, नो चेंज रहते हैं। तो साइन का साइन। और क्वाड्रेंट कौन सा, पाई माइनस करते हैं तो क्वाड्रेंट सेकंड होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, प्लस का होता है। क्यूब लग रहा है तो यहाँ क्यूब में लगा देता हूँ। अब मैं अलग अलग गुणा कर देता हूँ, अलग अलग जब गुणा करूंगा, इसको इससे गुणा कीजिए तो हो जाएगा पाई sin³ x dx और माइनस का साइन 0 से पाई, ये क्या हो जाएगा भाई x sin³ x dx। अब आपको तुरंत दिमाग में क्लिक होगा कि ये तो वापस वही बन गया जो समीकरण 1 में था, जहां से शुरुआत कर रहे थे वहीं पर अपना आप पहुंचे हैं। तो देखो ये अपना किसका मान हो गया भाई, देखो इसकी जगह मैं वापस क्या लिख सकता हूं, i लिख सकता हूं। तो इसकी जगह i लिखूंगा तो माइनस का i, तो इधर आके प्लस का i हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा भाई 2y, और इधर क्या है 0 से पाई, ये पाई तो क्या है कांस्टेंट है इसलिए बाहर पड़ा रहेगा, पाई तो अपना कांस्टेंट है तो बाहर पड़ा रहेगा। यहाँ अपना केवल क्या है sin³ x। अब प्रश्नावली 9.1 फिर से याद आनी चाहिए कि उसमें अपन ने क्या किया था, sin³ को कैसे लिखा था। तो आपको ध्यान है कि फॉर्मूला sin 3x का क्या होता है, 3 sin x - 4 sin³ x। तो यहाँ से मैं sin³ का मान निकाल लेता हूँ। अरे sin 3x के फॉर्मूले से अपन sin³ x का मान निकाल लेते हैं। प्रश्नावली 9.1 में कई क्वेश्चन अपन ऐसे किए हैं, 9.1 9.2 में।
ठीक है, 9.1 में नहीं होंगे तो 9.2 में होंगे। ठीक है, लेकिन किए थे ऐसे क्वेश्चन। तो मैं बात करूं इसकी 2y बराबर पाई, हाँ लिमिट अपनी 0 से पाई है। हाँ, साइन क्यूब की जगह मैं क्या लिख लेता हूँ, देखो साइन क्यूब का मान जब निकालोगे इसको इधर ले लेना, इसको इधर ले लेना, तो ये हो जाएगा अपना 3 साइन अक्स माइनस साइन 3 अक्स, इसको उधर ले जाओगे और बटा में 4 भी आएगा। आप आराम से करके देख लीजिएगा, यही आपको मिलने वाला है। नहीं आता तो 9.2 में या 1 में मैंने डिटेल से इसको समझाया है। dx, अब इसका जब समाकलन करोगे तो उसकी बात मैं करता हूँ। वो 2y बराबर क्या हो गया, ये पाई बाई 4। इसका समाकलन करोगे, 3 तो कांस्टेंट है। साइन एक्स का करोगे तो माइनस कोस एक्स, माइनस का चिन्ह। साइन 3x का करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस कोस 3x, और 3x के लिए क्या आ जाएगा, बटा 3 और आ जाता है। ठीक है, और लिमिट अपनी 0 से पाई तक है, तो मैं रखता हूं, तो मैं रखूंगा यहां, तो क्या मिलेगा भाई, तो पाई बाई 4, और यहां पहले आप पाई रखोगे, तो पहले मैं पाई रखता हूं 3 कोस पाई, कोस 3 पाई बटा 3। अब ब्रैकेट रखूंगा वरना गलत होने की पूरी संभावना है। तो देखो फिर रखूंगा मैं यहाँ -3 कोस, ये क्या हो गया भाई 0, अक्स की जगह 0, प्लस का चिन्ह, क्या रखना है भाई कोस, यहाँ जब 0 रखोगे तो कोस 3 को 0 से गुणा करूँ 0 बटा 3। सोल्व कर लेते हैं, एक बार इसको कर लेता हूँ साफ, फिर अपन इसको सोल्व करते हैं। क्यों सोल्व ही तो करना है, बचा क्या है, अरे सारा काम तो कर लिया, अब तो क्यों सोल्व करना है। तो देखिए 2y बराबर पाई बाई 4 -3 तो हुई। कोस पाई का मान आपको ध्यान होगा कि कोस 0 पे 1 होता है तो पाई पे कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, चिन्ह बदल जाता है बिल्कुल। कोस पाई पर कितना होता है भाई, कोस पाई का मान अपना कितना होगा, -1 होगा, ये लीजिए ये -1, और कोस 3 पाई भी कितना होगा, -1, क्योंकि कोस ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, जो पाई का मान होगा वही 3 पाई का मान होगा, एक ही जगह तो है। तो इसका मान कितना होगा भाई, -1 और बटा में क्या है 3 है। ठीक है, इसकी आगे की अपन बात करें तो देखो माइनस का चिन्ह है, कोष्टक है, तो अच्छी बात है, -3। कोस 0 का मान कितना है, तो कोस 0 का मान आप सभी को ध्यान में है कि कोस 0 का मान 1 होता है, तो यहाँ मैं रख देता हूँ 1, और प्लस कोस 0 का मान 1 बटा 3। सोल्व कर लेते हैं, 2y बराबर पाई बाई 4, और यहाँ अपना क्या हो जाएगा भाई, देखो ये प्लस का 3 हो गया, ये -1 बटा 3, ये माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा -1 बटा 3 हो गया। ठीक है, तो सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करोगे तो कितना मिल जाएगा, 2y बराबर पाई बाई 4, 3 और 3 हो गया 6, -1 बटा 3, 1 बटा 3 हो गया 2 बटा 3। सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, तो यहाँ मैं सोल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो सोल्व करोगे तो 2y बराबर पाई बाई 4, और ये कितना हो गया भाई 6 18, 18 माइनस 2 कितना हो गया 16 बटा 3। 4 से ये कट गया कितनी बार, 8 बार, सॉरी 4 से कट गया कितनी बार, 4 बार, 2 से फिर कट गया 2 बार, तो आ गया कितना, i बराबर हो गया 2 बटा 3 पाई। तो ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए प्रश्न नंबर अपना 21। अब अपना प्रश्न नंबर 20। तो मैंने आपको पहले बोल दिया था कि प्रश्न नंबर 14, 16 और 20 तीनों को मैं एक साथ ही करवाने वाला हूं, क्योंकि तीनों का टाइप बिल्कुल डिफरेंट है, केवल एक ही पैटर्न पर बेस है और वही एग्जाम में बार बार पूछा जा रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि अपन बाकी प्रश्नों को छोड़ दें, इसलिए अपन सभी प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे जो मैंने आपको बताया है, प्रश्न नंबर 14, 16 और 20। ठीक है, तो उनको हो सकेगा तो मैं आज के वीडियो लेक्चर में ही अपलोड करने का प्रयास करूंगा कि आज ही मैं उनको करवा दूं। यदि नहीं कर पाया तो कल का वीडियो लेक्चर केवल और केवल उन्हीं पर डिपेंड होगा, केवल वही प्रश्न अपन सोल्व करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं, और लगभग 100% वही पैटर्न अपना लगातार कई सालों से दे रहा है।
तो देखिएगा उसको ज़रूर, हो सकेगा तो आज ही करवाने का प्रयास करूंगा, यदि नहीं हो पाया तो एक वीडियो और अपने को बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए प्रश्न नंबर 21 अपना ये है। अब यहाँ आपको दिख रहा है कि -a से +a है, -π/2 से +π/2 है, तो गुणनफल नंबर 6 लगेगा। फिक्स है, -a से a दिखता ही गुणनफल नंबर 6 लगाओगे। लेकिन क्या, तो देखो यहाँ मैं एक काम और करता हूं कि यदि इसको आप जब भी -a से a दिखता है तो इसको आप f अक्ष मानते हो, इसको आप क्या मानते हो, f अक्ष। चलिए ठीक है, इसको मैंने f अक्ष मान लिया, और अक्ष की जगह आप माइनस अक्ष रख के देखते हो, अक्ष की जगह माइनस अक्ष रख के देखते हो, तो यहाँ अक्ष की जगह माइनस अक्ष रख के देखोगे तो कोस में तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, e⁻− अक्ष। अब ये न तो अपना f अक्ष बना न -f अक्ष बना, तो कुछ नहीं बना, इसलिए यहाँ गुणनफल नंबर 6 पहले काम नहीं आएगा, लेकिन आएगा जरूर। पहले नहीं आएगा तो बाद में काम आएगा, क्योंकि पहले भी एक इस प्रकार का क्वेश्चन अपन ने कर रखा है कि पहले काम नहीं आया तो बाद में जरूर काम आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि -a से a दिख रहा है। तो देखो वो गुणनफल नंबर 6 काम नहीं आ रहा तो पहले गुणनफल नंबर 4 जरूर लगाइएगा। तो मैं इसको क्या मान लेता हूँ भाई, तो इसको मैं अपने मन से क्या मान लेता हूँ, i, और इसको दे लिया समीकरण नंबर 1। और फिर आपको ध्यान है कि गुणनफल नंबर 4 क्या था, वो भी पहले लिखा भी था मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में। यहाँ मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट आप लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ -π/2 से +π/2। अक्ष की जगह आपको क्या रखना है, दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ने पर 0 - अक्ष, मतलब माइनस अक्ष ही रखना है। अरे आपको ध्यान है कि लोअर लिमिट और अपर लिमिट जोड़ के माइनस अक्ष, तो ये तो कट जाएगा, माइनस अक्ष रखेंगे डायरेक्ट। आपको पूरा लिखना है, क्या लिखोगे, कोस -π/2 +π/2 माइनस अक्ष, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो कट जाएगा तो बचेगा क्या, माइनस अक्ष, e⁻−x dx। अरे क्योंकि अपने को तो नंबर लेने हैं एग्जामिनर से, और तभी मिलेंगे जब अपन पूरा स्टेप फॉलो करेंगे। ठीक है, तो -π/2 से +π/2, हाँ इसमें तो कोस फर्क पड़ता ही नहीं है, कोस अक्ष का कोस अक्ष है। अरे कोस माइनस अक्ष कोस अक्ष ही होता है, और प्लस इसको ही मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि नीचे ले आया तो घात हो गई प्लस की। अब मैं क्या करूँ, तो अब देखिए मैं क्या कर लेता हूँ, क्या करूँगा, नीचे एलसीएम ले लूँगा, तो नीचे एलसीएम लूँगा तो क्या आएगा, e⁻x + 1 बटा e⁻x। अरे बटा में e⁻x, वो मैं कहाँ भेज देता हूँ भाई, ऊपर भेज देता हूँ। अच्छा ऊपर भेजने से हुआ क्या, इसको समीकरण नंबर 2 मिल गया, इसको मैंने दे दिया समीकरण नंबर 2। और गुणनफल नंबर 4 लगाने के बाद आपको ध्यान है, हमेशा समीकरण 1 और 2 को अपन जोड़ा करते हैं, तो मैं जोड़ देता हूँ समीकरण 1 और 2 को। ठीक है, जोड़ते हैं, तो मैं जोड़ूंगा तो इधर i और i, ये तो हो गया अपना 2y। इधर जब जोड़ोगे तो -π/2 से +π/2। देखो जोड़ता हूँ मैं, लिख देता हूँ इस प्रकार से, cos x बटा 1 + e⁻x प्लस e⁻x cos x बटा e⁻x + 1। ठीक है, ये लीजिए, काम हो गया। फिर सोल्व करते हैं तो ये -π/2 से +π/2 है। एलसीएम आपको सेम दिख रहा होगा, एलसीएम क्या दिख रहा होगा, सेम दिख रहा होगा, या इस प्रकार से भी कर सकता हूँ। अरे पहले एलसीएम लीजिए, फिर ऊपर वाले ऐसे कैसे बचेंगे, कोस अक्ष कॉमन आ जाएगा, जो कटेगा वो कट जाएगा। या मैं डायरेक्ट क्या कर लेता हूँ, ये मेरे को कॉमन दिख रहा है, ये मेरे को कॉमन दिख रहा है, इसमें और इसमें क्या कॉमन दिख रहा है, कोस अक्ष बटा 1 + e⁻x, ये मेरे को कॉमन दिखा, कोस अक्ष बटा 1 + e⁻x, कोस अक्ष बटा 1 + e⁻x सेम दिख रहा है। तो यहाँ क्या बचेगा, वहाँ से केवल 1 बचेगा, यहाँ ये पूरा ही ले लिया तो बचा क्या, e⁻x dx। तो ये कटा तो बचा क्या, 2y बराबर -π/2 से +π/2, ओनली कोस अक्ष बचा। अब अपन दोबारा, अरे छोटा हो गया, थोड़े बड़े से क्या हो गया, छोटा हो गया। अब दोबारा चेक करता हूँ, -a से a दिख रहा है, तो गुणनफल नंबर 6। अरे गुणनफल नंबर 6 तो लगाना ही है, मैंने बोला था यहाँ नहीं काम आया तो आगे काम आएगा, लेकिन आएगा जरूर, क्योंकि अपने को दिख रहा था -a से +a।
बाकी अपना काम शुरुआत में ही हो जाता है। यही क्वेश्चन ऐसा है और एक क्वेश्चन और था जिसमें अपना काम नहीं बना गुणनखंड नंबर 6 से शुरुआत में, तो अपन ने गुणनखंड नंबर 6 काम में नहीं आया तो पहले गुणनखंड नंबर 4 लगाना, फिर अपने आप ही गुणनखंड नंबर 6 काम में आने लगेगा। तो देखो काम आ गया कि नहीं। तो अपन क्या करेंगे, अंदर वाले को क्या मानेंगे, एफ एक्स। अरे जब माइनस ए से ए होता है तो अंदर वाले को एफ एक्स मानते हैं और एक्स की जगह माइनस एक्स रख लेते हैं, तो माइनस एक्स रखता हूँ। तो कोस माइनस एक्स, ये तो वापस कोस एक्स ही हो गया। अरे कोस में तो फर्क नहीं पड़ता, तो ये क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स, ये वापस एफ ऑफ एक्स ही अपना आ गया। तो आपको ध्यान है, यदि एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ ऑफ एक्स ही आ जाए तो अपन क्या करते हैं, तो अपन लिमिट माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स को, अरे गुणनखंड नंबर 6 है, माइनस ए से एफ एक्स डी एक्स का मान 0 भी होता है, लेकिन यहाँ 0 नहीं होगा। यहाँ एफ ऑफ माइनस एक्स बराबर एफ एक्स आ गया, इसलिए इसमें क्या लिखते हैं, 0 से ए एफ एक्स डी एक्स, डबल कर लेते हैं इसका। तो करते हैं क्या करते हैं, देखो ये 2y बराबर, इसको मैं क्या लिखूंगा, 0 से π/2 और गुणा 2। प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं उनमें इस टाइप का क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं, तो ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। हाँ क्या है, एफ एक्स का मतलब कोस एक्स ही है। बस अब अपना काम हो गया ख़त्म, केवल सोल्व करना है। ये 2 से 2 मेरे को कटता हुआ दिखाई दिया, तो i बराबर कितना आ गया भाई, कोस एक्स का समाकलन मेरे को ध्यान है साइन एक्स होता है, अरे ओनली साइन एक्स होता है। लिमिट 0 से π/2, i बराबर पहले π/2 रखोगे तो ये लो साइन π/2 माइनस साइन 0। अब साइन 90 का मान सभी को ध्यान है कितना होता है, 1 होता है, और साइन 0 का मान 0 होता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये इसका क्या हो गया, आंसर। अब देखिए अपन कर लेते हैं प्रश्न नंबर 22, अंतिम क्वेश्चन है इस प्रश्नावली का। उसके बाद अपन आएंगे शुरुआत के जो प्रश्न अपन ने छोड़े थे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उनको भी अपन सोल्व करेंगे। उसके बाद अपने जो मेन क्वेश्चंस है उन पर अपने आएंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो देखो 22वां क्वेश्चन है, इस प्रकार से दे रखा है, तो इसको मैं मान लेता हूँ आई, समीकरण नंबर देना 1। तो आपको ध्यान है गुणनखंड नंबर 6 नहीं लगा तो गुणनखंड नंबर 4 तो काम आएगा ही आएगा, क्योंकि गुणनखंड नंबर 4 सभी की जननी है। लगभग सभी गुणधर्म अपन ने उसी से बनाए हैं। आगे के गुणधर्म, हाँ शुरुआत वाले गुणधर्म जरूर थोड़े से अलग थे, बाकी के जो गुणधर्म आते हैं वो गुणधर्म नंबर 4 से ही आते हैं। तो देखिए गुणधर्म नंबर 4 में यहाँ प्रयोग में लूंगा, तो आप गुणधर्म नंबर 4 पूरा लिख लीजिएगा, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आपको ध्यान है एक्स की जगह में क्या रख सकता हूँ, एक्स की जगह में a प्लस बी माइनस एक्स रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। एक्स की जगह क्या रख सकता हूँ, a प्लस बी माइनस एक्स रख सकता हूँ। यहाँ मैं करूँगा, यहाँ एफ ओ ब्रैकेट में थोड़ा चेंज कर लेता हूँ, वरना तो फिर सेम सा हो जाएगा ना। हाँ यहाँ मैं ब्रैकेट चेंज कर लेता हूँ ना, ये ब्रैकेट जो है ना, हाँ a प्लस बी तो है ही है। एक्स की जगह आपको ध्यान है क्या रखना है, एक्स की जगह आपको रखना है a प्लस बी माइनस एक्स, ठीक है। ये लीजिए, तो सोल्व करूँगा, i बराबर लिमिट a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स, एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स प्लस, यहाँ जब सोल्व करोगे तो एफ ऑफ ये हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए माइनस बी प्लस एक्स। इस प्रकार से ही तो हो गया, ये कटा ये भी कटा, तो बचा क्या, i बराबर ये हो जाएगा अपने पास लिमिट a से b एफ ऑफ a प्लस बी माइनस एक्स बटा, यहाँ बचेगा क्या, यहाँ एक तो बचा एफ ऑफ एक्स बचा, यहाँ बचा एक तो एफ ऑफ एक्स और एक क्या बचा, एफ ऑफ a प्लस बी, ये लीजिए a प्लस बी और माइनस एक्स, ये लीजिए, ये अपना काम हो गया। इसको देना है अपने को समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको समीकरण नंबर 2 मैंने दे दिया। मैंने केवल किया क्या, अरे बचा क्या, एफ ऑफ एक्स लिखा, ये लिखा, केवल गुणनखंड नंबर 4 लगाया था, हल किया है, उसके अलावा कोई काम विशेष मैंने नहीं किया है। उसके बाद आपको ध्यान है समीकरण 1 और 2 को अपने को जोड़ना है, तो जोड़ लेता हूँ। तो जोड़ूंगा तो ये i और i कितना हो जाएगा भाई, 2y, इधर a से b
लिमिट ए से बी, हाँ ये जोड़ोगे तो एफ ऑफ एक्स बटा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स प्लस ये नीचे वाला एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, अच्छा ये रहा ना, और बटा एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, ये लीजिए ये अपना है और डी एक्स। कैसे सोल्व करूँ? दिखने में थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है लेकिन है बड़ा ही छोटा। देखो आगे जैसे तुम सोल्व करोगे 2y बराबर लिमिट अपनी वही कहाँ से कहाँ तक है भाई, लिमिट अपनी a से b तक है, तो एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम सेम ही तो है, अरे एलसीएम सेम ही है, क्या है एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, तो ऊपर क्या आएगा, तो ऊपर तुम्हें मिलेगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। तो मेरे को ये बिल्कुल सेम दिख रहा, ऊपर वाला नीचे वाला बिल्कुल कटा, पूरा ही कटा, और पूरा कटने के बाद में बचा कितना, अरे पूरा ही कटा, केवल एक बचा। अब एक का आपको ध्यान है कि समाकलन क्या होता है, तो एक का समाकलन केवल एक्स होता है। लिमिट ए से बी है तो पहले आप लिमिट पहले रख दीजिए एक्स की जगह बी, माइनस एक्स की जगह रख दीजिए ए, और लेकिन हमें तो मान निकालना होता आई का, तो बी माइनस ए बटा 2, ये इसका क्या हो गया आंसर। अब देखिए अपन आते हैं अपने इस प्रश्नावली के प्रश्न नंबर 1 पर। शुरुआत में अपन ने नहीं किया था, मैंने जो क्वेश्चंस है वो गुणन नंबर 4 और 6 पर डिपेंडेंट क्वेश्चन करवा दिए हैं। अब आते हैं, मैंने बोला था शुरुआत में ही कि प्रश्न नंबर 1, 2, 3 और 4 गुणन नंबर 3 पर डिपेंडेंट है। बाकी सारे ही जो अपने क्वेश्चंस है, चाहे विविध के हो, चाहे 10.3 के हो, चाहे उदाहरण हो, लगभग किसी के है गुणन नंबर 4 और गुणन नंबर 6 पर डिपेंड करते हैं। तो अपन बात करते हैं इनकी, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते, उन्हीं पर डिपेंडेंट क्वेश्चन अपने को पूछे जाते हैं, मैंने आपको बता भी दिया है। और जो मैं करवाऊंगा इनके बाद में वो क्वेश्चन सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार बोलने का मतलब यही है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जो मैं करवाऊंगा प्रश्न नंबर 14, 16 और 20। उनका विशेष रूप से ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो जो क्वेश्चंस है यदि सही होगा तो आपको 6 नंबर दे करके जाएगा, यदि गलत होगा तो 6 नंबर लेकर के जाएगा। मतलब डायरेक्ट 1% से भी ज़्यादा का आपको नुकसान हो सकता है और फायदा हो सकता है, और बस उन्हीं क्वेश्चंस की वजह से। तो देखिए बात अपन कर रहे हैं प्रश्न नंबर 1 की, अभी इनकी बात कर लेते, बाद फिर कल के वीडियो लेक्चर में ही वो हो पाएंगे। आज की वीडियो लेक्चर में इतनी जगह नहीं बचेगी अपने पास में कि उनको भी मैं साथ में अपलोड कर दूंगा ना, वीडियो लेक्चर हो जाएगा लंबा, तो उनमें लगने वाला है समय। एक ही वीडियो लेक्चर में केवल 2 या 3 क्वेश्चन ही हो पाएंगे। तो देखिए अपन बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की और 2 की। तो पहले इनको अपन देखते हैं, मैंने कारण भी बताया था इनमें गुणन नंबर 3 क्यों लगेगा, जो मोड वाले होते हैं उनमें गुणन नंबर 3 क्यों लगता है। इसका कारण मैंने जो बेसिक वीडियो अपलोड किया था, इसका जो प्रॉपर्टी जो समझाई थी, गुणन मैंने समझाए थे, उसमें मैंने कारण भी आपको बताया था। तो करना कैसे, तो आपको ध्यान है कि गुणन नंबर 6 लगाना क्यों, तो वो आप देखिए, है ना। तो वो कैसे लगाते हैं, तो आपको ध्यान था कि जो मोड वाले होते हैं, तो मोड वाले का अंदर वाला आप हिस्सा लीजिए। तो मोड के अंदर वाला है क्या, अंदर वाला 2x + 3 है, इसके बराबर 0 रख लीजिए। तो x बराबर कितना आ गया भाई, -3/2। तो संख्या रेखा प्रदर्शित करता हूँ, ये 0 है, अरे कहीं ना कहीं, अच्छा 0 हो चाहे नहीं हो, अपना क्या लेता है, इसको छोड़ो, आप तो ये पुट कीजिए, नंबर कितना आया वो ले लीजिए, -3/2। अब इसके इधर तो अपना ये पॉजिटिव होगा और इधर होगा नेगेटिव, इधर तो होगा पॉजिटिव, इधर होगा नेगेटिव। नहीं पता चले तो क्या करना, वैल्यू पुट करके चेक करना। वैल्यू पुट करके मैं चेक करूंगा। देखो -3/2 से बड़ा कोई भी मान आप रखिए, -3/2 से कोई भी बड़ा मान रखिए। तो -1.5 है, तो इससे बड़ा मान, सबसे सरल मान क्या है, 0 ही है। अरे इससे बड़ा तो है ही 0, तो 0 रख के देखूंगा इसमें, किसमें, अपना ये जो 2x + 3 है, इसमें रख के चेक करना, इसमें रख कर चेक करना। तो इसमें रख के चेक करूंगा, 0 रख के देखूंगा तो कितना आ रहा भाई, 3। अरे तो 0 हो गया, केवल 3 आया।
तो 3 किसका है भाई, प्लस का है। और इधर कोई भी मान रख के देख लीजिएगा आप, किसका आने वाला है, माइनस। जैसे मैं रख देता हूँ माइनस का 5, इससे छोटा ही है, -5 रखूंगा तो -5 दूनी 10, -10 + 3 -7, मतलब किसका आया, माइनस का आया। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन अपने को देखो ये -1.5 है, इससे छोटा तो माइनस अनंत तक चलेगा, लेकिन जाना ही नहीं। अपने को शुरुआत ही कहाँ से करनी है भाई, -2 से। ये लो -2 से, और ख़त्म कहाँ करना है, प्लस के 2 पर। और ये बीच में है कि नहीं बिंदु, ये भी चेक कर लीजिएगा। जो अपना जो बीच का जो बिंदु आता है वो अपने लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में होना चाहिए। बीच का मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल सेंटर में हो, बीच का मतलब ये है कि इससे तो बड़ा होना चाहिए और इससे छोटा होना चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है ना। तो गुणन नंबर यहाँ क्या लगने वाला है, 4, सॉरी गुणन नंबर 4 बार बार याद आता है ना, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा काम आता है अपने, है ना। तो गुणन नंबर 3 यहाँ काम आने वाला है। तो गुणन नंबर 3 क्या है, तो वो मैं लिख देता हूँ। तो गुणन नंबर 3, लिमिट a से b f(x) dx को अपन लिमिट a से c f(x) dx और c से b f(x) ds के रूप में भी डिनोट कर सकते हैं, अलग अलग लिमिट के रूप में डिनोट कर सकते हैं। तो मैं करूँगा, तो इसको करूँगा तो सबसे पहले -2 से लेकर के पहले कहाँ तक, -2 से लेकर के -3/2 तक, -3/2 तक ये आएगा 2x + 3। लेकिन इसके बाहर चिन्ह किसका आएगा भाई, बाहर चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, प्लस फिर करूंगा मैं -3/2 से प्लस के 2 तक, -3/2 से प्लस के 2 तक। तो 2 तक करोगे तो ये जो आने वाला है, जो 2x + 3 आएगा, जो भी आएगा, अरे है क्या अपना 2x + 3 ही तो है। ये किसका आने वाला है, प्लस का आने वाला है, इसलिए बाहर किसका चिन्ह लगाया है, प्लस का। कुछ नहीं होता तो भी प्लस का चिन्ह तो लगाते हैं ना। हाँ, dx बस सोल्व कीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। कैलकुलेशन अपनी ठीक होनी चाहिए। तो मैं सोल्व कर देता हूँ इसको, माइनस का चिन्ह तो बाहर पड़ा है, इसको सोल्व करोगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, अक्स का करोगे तो x² बटा 2, 3 का हो गया 3x, लिमिट -2 से -3/2 है, प्लस इसका करोगे तो 2 तो कॉन्स्टेंट है, x का हो जाएगा x² बटा 2, 3 का हो जाएगा 3x, लिमिट अपनी -3/2 से प्लस के 2 तक है। बस रखना है और सोल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन आपको बिल्कुल करेक्ट करनी है, कैलकुलेशन करेक्ट करोगे तो इसका आंसर भी करेक्ट मिलेगा। बाकी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, है ना, लेकिन आपको तो करना है ही। अरे किस्मत पता नहीं आपकी चमक जाए और यही क्वेश्चन आपको आ जाए एग्जाम में, तो क्या करोगे। इसलिए अपने को क्या करना है, क्वेश्चंस तो सभी करने हैं, लेकिन फोकस जो मैं बताऊंगा उन्हीं पर आपको करना है। ठीक है, तो इसको तो आप सोल्व कर सकते हो। अरे केवल ये पुट करना है, वैल्यू पुट करनी है, अपर लिमिट माइनस ब्रैकेट फिर लोअर लिमिट पुट करके सोल्व कर लेना, तो आपको आंसर मिल जाएगा। बात करूं प्रश्न नंबर 2 की, अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप आराम से देखिएगा ना। तो ये क्या है, इसको पहले मैं ऐसा लिखता हूँ -2 से 2, इसको क्या मैं 1 के स्क्वायर लगा सकता हूँ क्या, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं डायरेक्ट ही कर लेता हूँ। चलिए एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्ट अलग से ही सोल्व कर लेता हूँ, ताकि थोड़े से अपने की जगह की भी क्या हो जाए भाई, बचत हो जाए और अपना काम भी हो जाए। तो देखो एक बार इसको कर लेते हैं साफ और इसको कर लेता हूँ सोल्व। तो करूँगा तो कैसे, तो आपको ध्यान है कि पहले क्या करोगे, a का -x² है, इसके बराबर क्या रख लेना है, 0। मैंने बताया था मोड के अंदर वाला जो है उसके बराबर क्या रख लेना है, 0। ठीक है, तो 0 रखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा भाई, देखो x² बराबर हो गया 1, अरे x² इधर ले आइए, x² इधर लाओगे तो x² बराबर कितना आया, 1, x बराबर कितना हो जाएगा, +-1, अरे स्क्वायर हटाओगे तो √1 का रूट +-1 हो गया। ठीक है, तो ये अपने को देखो 2 आंसर मिले, तो इनको असेंडिंग ऑर्डर में अपने को रखना है, आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में। तो छोटा मान तो है -1, बड़ा मान है +1।
अब मैं स्टार्ट करूंगा माइनस प्लस माइनस। ऐसा क्यों? अब आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, बाकी पूरा मेथड होता है ये। जब इनइक्वालिटी अपन पढ़ते हैं तो उसमें अपने को समझ में आता है। बाकी अपने को यहाँ केवल जो एक्यूरेट मेथड है वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो चिन्ह बदलता क्यों है और कैसे आता है। मैं करवा तो दूंगा माइनस प्लस माइनस और डायरेक्ट मैं सोल्व कर दूंगा, तो उससे मतलब क्या निकलेगा, है ना। तो एक्यूरेट में मेथड आपको बताता हूँ कि क्या करना। अब एक से बड़ा कोई भी मान रखे आप देखिए, किसमें अंदर वाली जो वैल्यू है तो यही, इसमें वैल्यू पुट करके देखिए। एक से बड़ा कोई मान रख के देखता हूँ, मैं 2 रख के देखता हूँ। यदि 2 रखूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 1 माइनस 4 करोगे तो -3 आ रहा है। अब -3 आए चाहे -4 आए चाहे -5 आए, आप तो चिन्ह देखो, चिन्ह किसका आ रहा है, माइनस का। ठीक है, इसके बीच में कोई मान रख के देखता हूँ मैं, -1 और +1 के बीच में कोई मान रख के देखता हूँ, तो -1 और 1 के बीच में सबसे सरल मान मेरे को दिख रहा है 0, तो मैं 0 रख के देखूंगा, तो 0 रखूंगा तो 1 - 0 1 ही आ रहा है, तो मतलब आया किसका, प्लस का। ठीक है, -1 से छोटा रख के देखूंगा, मैं -10 रख लेता हूँ, -10 रख लिया तो -10 रखूंगा तो -10 का स्क्वायर, -10 का स्क्वायर 100 ही होगा प्लस में ही, और 1 - 100 कितना हो जाएगा, -99। तो चिन्ह किसका आया भाई, माइनस का, माइनस प्लस माइनस हो गया। लेकिन ये तो -1 से छोटा माइनस अनंत तक चल रहा है, लेकिन अपने को तो जाना ही कहाँ तक है, शुरुआती -2 से करनी है, खत्म कहाँ पर करना है, 2 पर करना है, इससे आगे करना ही नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, -2 से -1, तो इसके बाहर चिन्ह किसका आएगा भाई, इसके बाहर चिन्ह आएगा माइनस का, फिर प्लस, -1 से 1, हाँ अब चिन्ह किसका आएगा, प्लस का, तो लगा हुआ ये प्लस तो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर प्लस, अब आएगा 1 से 2, इसके बाहर चिन्ह किसका लगाऊं भाई, तो इसके बाहर चिन्ह लगाऊंगा माइनस का, किसका चिन्ह लगाऊंगा, माइनस का, तो प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस हो गया। बस इसको सोल्व कर लेना है, अपने को क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो देखो सोल्व करता हूँ, -2 से -1, इस माइनस को पहले मैं अंदर भेज लेता हूँ, बाद में करूंगा समाकलन, है ना, ताकि थोड़ा सरल हो जाए ना। x स्क्वायर प्लस का, ये माइनस का ना, चिन्ह में किसके ले आता हूँ, अच्छा dx तो भूल ही गए, अरे समाकलन करना तो किसके सापेक्ष करोगे वो तो लिखो, हाँ तो लिखोगे क्या, मैं ही लिखूंगा वो तो ना, तो dx है ना, और यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, -1 से 1, 1 - x स्क्वायर, ठीक है, और इस माइनस को भी अंदर भेज लेता हूँ, 1 से 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -1 dx। अब इसका क्या कर लीजिएगा, आप समाकलन कर लीजिएगा। तो समाकलन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, तो समाकलन आप करोगे तो x स्क्वायर का तो हो जाएगा x³/3, देखो x स्क्वायर है तो x स्क्वायर का तो आपको क्या मिलेगा, x³/3 -1, अच्छा 1 का हो जाएगा अपना x, लिमिट -2 से -1 तक। फिर इसका करोगे आप, तो इसका करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, तो इसका x - x³/3 लिमिट -1 से 1, ऐसे ही आप इसका कर लीजिएगा, ये लीजिए 1 से 2। जब इसको सोल्व करोगे तो आपको इसका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। अब देखिए अपना प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से दिया है कि इसका मान ज्ञात कीजिए, करेंगे, और यहाँ जो f(x) है इसका मान इस तरीके से अपने को दे रखा है कि f(x) ये है। देखो 1 से 4 तक जो फंक्शन है वो रेगुलर नहीं है, यहाँ इसकी परिभाषा बदल रही है, अरे बीच में 1 से 4 के बीच में कहीं ना कहीं इसकी परिभाषा बदल रही है, आप चेक कीजिए। देखो 1 से चल रहा था, ठीक चल रहा था, कहाँ तक चल रहा था, ठीक 3 तक ठीक चल रहा था, यदि 3 तक चल रहा था तो ठीक है ये, लेकिन जैसे ही 3 से बड़ा मान आएगा तो इस फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो चेंज हो जाएगी, तभी तो गुणन नंबर अपने को कितना लगाना होता है, गुणन नंबर 3 लगाना होता है। जब भी किसी फंक्शन की डेफिनेशन बदल जाती है अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच में, अरे जब भी लोअर लिमिट और अपर लिमिट के बीच में कहीं भी अपना जो फंक्शन है उसकी जो डेफिनेशन है वो यदि चेंज हो जाती है तभी अपन गुणन नंबर 3 लगाते हैं। तो यहाँ भी गुणन नंबर 3 लगाऊंगा। देखो 1 से 4 तक डायरेक्ट कोई फंक्शन तो है नहीं,
1 से 4 तक देखो, 1 से लेकर के 3 तक तो ये, फिर 3 से 4 तक ये चल रहा है। अरे 1 से 3 तक तो ये, 3 से 4 तक ये, तो दोनों को अपन जोड़ लेंगे तो 1 से 4 तक पूरा आ जाएगा। अपने को क्या करना, पहले 1 से 4 तक पूछा तो 1 से 4 तक रेगुलर कोई फंक्शन अपना है ही नहीं, तो अपने को क्या करना, पहले 1 से 3 तक, पहले 1 से 3 तक, 1 से 3 तक कौन सा आएगा भाई, तो ये अपना आने वाला है 7x + 3 आने वाला है। क्या आ गया भाई, 7x + 3, इसका मैं समाकलन करूंगा, प्लस फिर 3 से लेकर के 4 तक, तो हो गया कि नहीं, देखो 1 से 3 और 3 से 4, कुल मिला के कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक हो गया। अरे कोई मान लो कि कोई 1 से 3 तक गया, 1 से 3 तक, फिर 3 से 4 तक गया, तो इसका मतलब वो 1 से लेकर के कहाँ तक पहुँच गया, 4 तक ही तो पहुँच गया। तो वही तो बात है गुणन नंबर 3 की। तो ये अपना काम हो गया, 3 से 4 तक अपना जो समाकलन करना है वो किसका करना है भाई, 8x का। बस आपको इसको सोल्व करना है, आंसर मिल जाएगा। अरे इसका करोगे क्या, 7 तो है, इसका हो जाएगा x²/2, 3 का हो जाएगा 3x, लिमिट आप रख दीजिए 1 से 3 तक, 8 तो क्वोशिएंट है, x² का करोगे तो x²/2, 3 से 4 तक। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। कोई इतनी बड़ी भारी चीज़ नहीं है कि मैं इसको सोल्व करके आपको बताऊं, क्योंकि आप इनको सोल्व कर चुके हो। प्रश्नावली 11 में भी मैंने इस प्रकार के, अरे तो छोटे क्वेश्चन है, बड़े बड़े क्वेश्चन अपन ने सोल्व किए हैं। लिमिट जब अपन पुट करते हैं तो करना मैंने आपको अच्छी तरीके से समझा रखा है। प्रश्नावली 11 में भी और प्रश्नावली 10वीं में भी अपन ने कई क्वेश्चन ऐसे किए हैं लिमिट रखने वाले, तो इनको तो आप कर ही सकते हो। अरे कोई ज़्यादा बड़ा काम है नहीं, ठीक है। तो देखिए, और फिर भी आपको लगता है कि नहीं हो पा रहा सर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, तो इनको मैं सॉल्यूशन आपको उसी में सोल्व करके बता दूंगा। तो देखिए, हाँ, ये जो क्वेश्चन है काफ़ी मोस्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा नहीं जाता है। बाकी ये जो क्वेश्चन है बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अकॉर्डिंग भी, बोर्ड एग्जाम्स नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो लगती है अपनी, कोई भी जो कंपटीशन के एग्जाम से भी आप बाद में दोगे 12th बेसिस पर, तो उसमें ये क्वेश्चन अक्सर देखने को मिलता है। तो अच्छे से इसको देखिएगा ना। तो ये जो क्वेश्चन है वो क्या है, हाँ, अब ये जो लग रखा है वो कोष्टक नहीं है, इसमें लिख रखा है, बुक में जब आप देखोगे तो बुक में आपको दिखाई देगा, इसके आगे लिखा हुआ जहाँ कि ये जो चिन्ह है, ये जो चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये महत्तम पूर्णांक फलन है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब वो क्या होता है वो भी आपको ध्यान होगा कि देखो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है कि जैसे मान लो 1.1 कहीं लिखा हुआ तो इसका आंसर 1 होगा। क्यों होगा, कोई भी संख्या है तो संख्या या तो खुद पूर्णांक होनी चाहिए, या उससे ठीक पहले वाला पूर्णांक होना चाहिए। तो 1.1, जैसे देखो ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, -1 है, 5 है, डेढ़ चल रहा है, ठीक है। जैसे मान लो कोई 0 है तो अच्छी बात है, वो खुद ही है। कहीं 0. अच्छा, पहले अपने 1.1 की बात अपनी चल रही थी, तो पहले इसको कंप्लीट कर लेते हैं। 1.1 है तो खुद तो पूर्णांक है नहीं 1.1, तो इससे जस्ट पहले वाला पूर्णांक, अरे 1.1 से जस्ट पहले वाला पूर्णांक कितना आएगा, 1। कहीं 1.2 है, अरे 11th क्लास में था ये फंक्शन जो चैप्टर था, फलन जो अपना चैप्टर था, उसमें इस प्रकार का क्वेश्चन था, जो महत्तम पूर्णांक फलन किसको कहते हैं ना। तो 1.1 का भी 1, 1.2 भी खुद पूर्णांक नहीं है, तो इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक 1 ही तो है। इस प्रकार से 1.9 लिख दूं मैं, चलते चलते 1.9 तक आ जाऊं, और ले सकते हो आप 1.99, 1.987 कुछ भी ले सकते हो ना। तो 1.9 ले लेता हूं, तो उसका भी क्या होगा भाई, 1 ही होगा। लेकिन जैसे ही 2 आएगा तो 2 का उत्तर 2, क्योंकि 2 तो खुद ही क्या है, 2 तो खुद ही पूर्णांक है। फिर जैसे 2.1 लोगे तो 2.1 का आंसर 2 हो जाएगा, क्योंकि 2.1 से ठीक पहले पूर्णांक कितना आ रहा, 2। तो इस प्रकार से बीच में इसकी डेफिनेशन बदल रही है। 1 से 2 तक कुछ भी रखोगे तो उसका आंसर 1 ही मिल रहा है। 2 से 3 तक कुछ भी रख लो, अरे 2 से 3 के बीच में कुछ भी रख लो, 2 से 3 के बीच में कुछ भी आप रख के देख लीजिए, कुछ भी रख के देखिए। ये अपना 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 0 है। जैसे 0 और 1 के बीच में कुछ भी रखे देखो, जैसे 0.5 रखूँ तो आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा,
क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 1 से 2 के बीच में कुछ भी रख के देखिए, मान लो 1.10 सॉरी 1.10 तो वो अपना 2 ही हो गया ना, 10 तो होगा नहीं, 10 मतलब वो 1.1 ही हो गया, वो 1.1 ही हो गया। तो 1.6 रख दिया मैंने, तो 1.6 से ठीक पहले क्या आएगा, 1 ही आएगा। कुछ भी रख के देख लीजिए, आंसर अपने को 1 मिलेगा। 2 से 3 के बीच में कुछ भी रख लीजिए, इससे ठीक पहले वाला पूर्णांक क्या मिलेगा अपने को, 2। 3 के आगे तो अपने को जाना ही नहीं है, 0 से 3 के बीच में ही है। तो पहले देखो कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3, इन्हीं में परिभाषा अपनी बदल रही है। ठीक है, आगे तो जाना ही नहीं है, 0 से 3 तक ही अपना, 0 से 3 तक ही अपना काम खत्म हो जाएगा। हाँ, 0 से 1 तक आप कुछ भी रखिए, 0 से 1 तक चाहे कुछ भी रख के देख लीजिए। 0 से 1 के बीच में कुछ भी रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। 1 से 2 के बीच में कुछ भी आप मान रखिए, जैसे मैंने रखा था 1.9 रखा, तो आपको कितना मिलेगा, 1 ही मिलेगा। और 2 से 3 के बीच में कुछ भी रख के देख लीजिए, आपको 2 ही मिलने वाला है। बस समाकलन करो, आंसर अपने आप मिल जाएगा। तो 0 तो कांस्टेंट होता है, 0 का समाकलन तो कोई भी कांस्टेंट होता है, बाकी अपन 0 कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है कि इसका आंसर अपना 0 है। और मैं बिल्कुल एक्यूरेट बता रहा हूँ कि कैसे आया, तो कांस्टेंट। बाकी ये किसी में भी अपन कांस्टेंट नहीं लिखते हैं, वास्तव में होता है, लेकिन इसका कोई रोल नहीं होगा क्योंकि सी से सी कट जाता है, इसलिए अपन कहीं पर भी लिखा नहीं करते हैं। बाकी 0 का समाकलन अपना कांस्टेंट ही होता है। ठीक है, तो 0 से 1 तक मैं एक्यूरेट लिख रहा हूँ, इसलिए मैं आपको पूरा बताना चाह रहा हूँ कि ये क्यों आया ना, कि इसका आंसर 0 ही क्यों हुआ, तो वो मैं आपको बताऊँगा ना। तो देखो ये 1 का क्या हो जाएगा भाई, x हो जाएगा, 1 से 2। 2 का क्या हो जाएगा भाई, 2x हो जाएगा। तो 2 तो कांस्टेंट है, पढ़ा रहेगा बार अपना क्या लेता है। और 2 से कहाँ तक है, 3 तक, या फिर अंदर रखना चाहते हो तो अंदर रख लीजिए, ये लीजिए। अरे 2 का कितना हो गया, ये लीजिए अपना काम, ये लो 2x। अरे 2 का हो गया 2x, करते हैं। अब देखो पहले 1 रखोगे, तो 1 किसकी जगह रखोगे, c की जगह मत रख देना। ये लिमिट जो अपनी है वो किसकी है, अक्स की है। तो जहां पर भी तुम्हें अक्स दिखे उसकी जगह रखना है 1। तो अक्स तो दिख रहा ही नहीं है, तो मत रखो, मेरा क्या लेता है। फिर 0 रखना है, वो अक्स की जगह रखना है, सी की जगह नहीं। तो अक्स की जगह 0 रखोगे तो अक्स तो है नहीं, रखोगे कहाँ, तो सी का सी ही आएगा। और यहाँ रखोगे जब 2, अक्स की जगह है तो 2 रख दो, 1। यहाँ जब रखोगे 3 तो 3 दूनी 6, 2 रखोगे तो 4 हो गया। तो सॉल्व कर लीजिए, ये तो हो गया 0। इसलिए मैं बोल रहा था कि इसका आंसर अपन डायरेक्ट 0 भी रख सकते हैं, लेकिन यदि बिल्कुल आप एक्यूरेट चाहते हो तो इस तरीका बिल्कुल सही होगा। और ये कितना हो गया अपना, 1 हो गया, 6 माइनस 4 हो गया अपना 2 हो गया, 1 और 2 हो गया 3। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। तो इस प्रश्नावली के मैंने लगभग सभी जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट करवा दिए हैं। और मैंने बोला है ये तो वीडियो लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, इसलिए वो आगे के जो आगे के जो क्वेश्चंस है वो मैं नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए उनका एक वीडियो अलग से ही अपलोड कर दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। और काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आपको बोल रहा हूँ, हर एक बार आपको बोल रहा हूँ, इसका मतलब है कि उनमें कुछ ना कुछ तो बात है, इसलिए उनको कल जरूर देखिएगा। आज के लिए केवल इतना ही। बाकी आप इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो आप खुद से सोल्व करके देखिएगा। यदि नहीं आते तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिखिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में जब मैं वो क्वेश्चन करवाऊं तो उनके साथ साथ ही जो आपके डाउट है, जो एग्जाम्पल्स हैं, उनको भी मैं करवा दूं। बाकी उम्मीद है आप एग्जाम्पल्स सभी सोल्व कर पाओगे। और जो मिसलेनियस जो एक्सरसाइज विविध है उनको भी आप सोल्व करने का प्रयास कीजिएगा। नहीं आता तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है, तो उसमें कमेंट करके बता दीजिएगा, तो उसका सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा।